व्हाट इज डिमांड? तो आपका एक बहुत छोटा सा आंसर होगा कि सर जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमारी डिमांड होती है। तो अगर इतना ही आसान होता तो मुझे भी नोबेल प्राइज मिल गया होता इकोनॉमिक्स का, बट इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ कोर फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें समझना होता है। तो हम लोग पहले कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सपोज आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके सामने से एक बहुत ही सुंदर सी गाड़ी आई, मान लेते हैं कि मर्सिडीज या जैगुआर है या ऑडी है, और आप उसे देखते हैं तो आपके मुंह से निकलता वाव, काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती। अब आप बताइए कि आपके दिल में ऐसा आया कि काश ये गाड़ी मेरे पास भी होती, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहीं पर आपके दिल में उस कार के लिए डिमांड उत्पन्न हो गई? तो जब आप लोग ये कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल हो गई, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपके दिल में डिमांड नहीं उठी। क्या उठी है वो बाद में बात करते हैं। कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। शादियां होती हैं, शादी में लड़की वाला लड़के वाले से पूछता है कि बताइए आपकी डिमांड क्या है। यही शब्द है डिमांड। पूछा जाता है कि आपकी डिमांड क्या है। लड़के वाला कहता है अगर अच्छे घर का है, वो कहता है कि नहीं भाई हमें आप अपनी लड़की दे दो, बहुत अच्छी बात है। अगर उससे अच्छे घर का है तो वो कहता है कि आप लड़की को जो देना चाहे वो दे सकते हैं। अगर उससे अच्छे घर का है तो कभी कभी दिल पे पत्थर रखते बोल देता है ये एक गाड़ी भी दे देना। तो क्या वहां पर वो आपकी डिमांड पूरी कर रहा है? क्या वो वहां पर आपकी डिमांड पूरी कर रहा है? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी मिठाई की दुकान पर खड़े हैं। एक मिठाई आपने देखी, कोई भी, रसगुल्ला ले लीजिए, बर्फी ले लीजिए, वट एवर यू लाइक द मोस्ट, और आप बर्फी देख के आप सोच रहे हैं काश यार मैं भी खा पाता। तो क्या बर्फी की डिमांड आपके दिल में आ गई? तो क्या बर्फी की डिमांड आपके दिल में आई? ये सारा जो क्वेश्चन है अगर हम ध्यान से सोचें तो तीनों ही एग्जाम्पल में जब आपके सामने से एक गाड़ी गई और आपने सोचा काश मेरे पास भी एक गाड़ी होती, तो आपकी डिमांड नहीं थी, वो आपकी थी इच्छा। क्या थी आपकी? इच्छा। अब आप सोचिए कि आज तक हम डिजायर, इच्छा को ही डिमांड समझते थे। ऐसा क्यों होता है? दूसरा एग्जाम्पल शादी वाला। जब आपको लड़की वाले के पिताजी ने या उसके परिवार के किसी सदस्य ने पूछा कि बताइए क्या आपकी डिमांड है, तो आप कहते हैं ना मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप उसके सामने डिमांड नहीं रख रहे, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और आज तक फिर वही एग्जाम्पल में आते हैं तो आज तक आप उसी को डिमांड समझते थे। तीसरा एग्जाम्पल, मिठाई खाने की इच्छा हो रही थी आपकी। मिठाई आपकी डिमांड नहीं थी, मिठाई आपकी इच्छा थी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप जब किसी चीज को देखते हैं, मोबाइल देखने जाते हैं, तो आपकी इच्छा होती है वो कि मैं एक मोबाइल ले लूं, ये आपकी इच्छा है। मैं एक गाड़ी ले लूं, ये आपकी एक इच्छा है। मेरे पास आईफोन हो, यह आपकी एक इच्छा है। मेरे पास एक बंगला हो, यह आपकी एक इच्छा है। सोचिए मेरे पास एक बंगला हो, ये सोच रहे हैं आप, ये सोच रहे हैं। मेरे पास एक अच्छा से एयर कंडीशन हो और उस एयर कंडीशन को चालू करके मैं अपना आईएएस की तैयारी करूं, ये आपकी इच्छा है। अब इच्छा, जब यही इच्छा पूरी हो जाती है तो इसी इच्छा का नाम हो जाता है डिमांड। ध्यान से समझना, आज आपको इतना पता ही चल गया होगा कि डिजायर और डिमांड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। डिजायर और डिमांड दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। इच्छा अलग है और डिमांड अलग है। इच्छा पूरी हो गई तो डिमांड है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हर इच्छा को इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा जाता। उसका कुछ न कुछ मार्केट वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, मनी वैल्यू, इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू होनी चाहिए, इकोनॉमिकल वैल्यू होनी चाहिए उसकी, क्योंकि बिना मोल के अर्थशास्त्र नहीं चलता। क्योंकि इकोनॉमिक्स में देयर इज द एब्सेंस ऑफ, हम जो इंग्लिश में कहते हैं इमोशन।
इमोशन की कोई कदर नहीं होती इकोनॉमिक्स में। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं क्यों इमोशनलेस है इकोनॉमिक्स। जब आपके पास LIC का कोई एजेंट आता है तो कहता है कि आप अपने पिताजी के लिए ये पॉलिसी ले लीजिए, आप कहते हैं मैं क्यों ले लूं? तो वो आपको कैसे डराता है? वो कहता है भगवान ना चाहे फिर भी मान लीजिए कि आपके पिताजी मर गए, पहले उसने आपको बता दिया कि भगवान ना चाहे, मैं भी नहीं चाहता कि आपके पिताजी मरे, लेकिन वो चाहता है कि मरे। अब ये मरेंगे तो आप डरेंगे, आप डरेंगे तभी पॉलिसी लेंगे, राइट? आपने पॉलिसी किस लिए ली? ये सोचकर नहीं ली कि पिताजी मरेंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, आपने ये सोचकर ली कि पिताजी रहेंगे तो कुछ प्रोटेक्शन का अमाउंट मिलता रहेगा। कोई भी बेटा अपने पिताजी के मरने के लिए LIC की पॉलिसी नहीं लेता, लेकिन वो भरता है। किस लिए भरता है? अगर हम उसके हिडन एजेंडा को देखें तो उसका हिडन एजेंडा यही था कि उसके पिताजी मरेंगे तो जाते जाते भी कुछ दे जाएंगे। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स को इमोशनलेस कहते हैं। अगर वो लड़का अपने पिताजी का बहुत भला चाहने वाला होता तो वो क्या कहता? नहीं नहीं, मरे या जिए, मैं जब तक हूं तब तक मेरे पिताजी की मैं सेवा करूंगा। सेवा तो कर ही रहा था वो इकोनॉमिक्स में। सेवा उसने LIC की पॉलिसी लेकर कर दी कि भैया जीते जी भी सेवा होगी, आप मरेंगे तो भी सेवा हो जाएगी, मेरी होगी तब। ठीक है, इसीलिए इमोशनलेस होता है। तब मैं आता हूं एग्जाम्पल पे कि आप कहेंगे कि सर मेरी इच्छा है एक सुंदर सी गर्लफ्रेंड हो। तो बात तो सही है, ये इच्छा तो है, पूरी भी हो सकती है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। गर्लफ्रेंड मार्केट में, या बॉयफ्रेंड ले लीजिए, मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर जो इच्छा की बात की जा रही है वो इकोनॉमिक्स में फोकस करके की जा रही है, यानी कि मार्केट में वो उपलब्ध है। तो एग्जाम्पल वापस आते हैं कार पर, कि आपकी इच्छा है कि कार आपके पास होनी चाहिए। अब आप कॉमन सेंस लगाइए कि आप एक कार लेना चाहते हैं तो कार किससे लेंगे? क्या होना चाहिए आपके पास कि आपको कार मिल जाए? सिंपल सी बात है, मनी होना चाहिए। तो डिजायर के आपको पूरा करेगा मनी। आपकी इच्छा की पूर्ति कौन करेगा? मनी। चलिए मान लेते हैं कि वो जो गाड़ी आपने देखी, उस गाड़ी की कीमत थी 25 लाख रुपए। उस गाड़ी की कीमत थी 25 लाख, और आपके पास इच्छा है, क्योंकि गाड़ी आपने देखी तो दिल में इच्छा आई, तो इच्छा है, और आपके खाते में 50 लाख रुपए हैं। गाड़ी 25 लाख की है और आपके पास 50 लाख रुपए हैं, यानी कि इच्छा और पैसा दोनों है। तो क्या आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई? क्या आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई? क्या आप गाड़ी ले लेंगे? तो यहां पर भी एक पॉइंट आता है कि ये पैसा आपकी इच्छा तब पूरी करेगा, वो पैसा आपकी इच्छा तब पूरी करेगा जब आप उसका क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। जब आप उसका पेमेंट करेंगे। अब आप सोचिए कि ये 3 वर्ड अगर एक साथ न मिलाए जाए तो डिमांड बन नहीं सकता। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, होते तो बड़ी छोटी छोटी चीजें लेकिन हमारे समझ के बाहर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर का डिमांड कम हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? कि जो एग्रीकल्चर को खरीदने वाले लोग थे, या तो उनके पास पैसा नहीं होगा, या तो पैसा होगा तो कुछ और खरीदना चाह रहे होंगे, वो दाल चावल की इच्छा नहीं रखते, इसीलिए एग्रीकल्चर का डिमांड डाउन जा रहा है। हमें कुछ नहीं पता होता बेसिक, बस हम बोलते हैं उसका डाउन इसलिए हो रहा है क्योंकि बरसात नहीं है। बरसात नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप कहते हैं कि यार जैसे कोरोना आया, दवाइयों की डिमांड बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि लोग इच्छा करने लग गए कि यार जैसे कुछ हो उससे अच्छा है दवाई ले लो। दवाई किससे मिलेगी? पैसे से। पैसा हमें देना पड़ेगा, तो सभी लोग दवाई लेने के ऊपर टूट पड़ेंगे। सबकी इच्छा है कि उनके पास कोरोना का एक दवा हो, सबकी इच्छा है कि उनके पास एक सैनिटाइजर हो। इच्छा है सैनिटाइजर हो। इच्छा कब पूरी होगी? जब पैसा होगा। और पैसा आप है आपके पास, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर महंगा है और आप पेमेंट करना नहीं चाहते। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो आपकी डिमांड है, मियरली वो इच्छा ही रहकर रह जाएगी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें
कि डिमांड हम किसे कहते हैं, डिजायर प्लस मनी प्लस पेमेंट, यानी कि इच्छा प्लस मुद्रा प्लस भुगतान, इन तीनों को जब हम एक साथ रखते हैं तो वो बन जाती है डिमांड। अब आगे चलते हैं, क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को कंट्रोल करते हैं? ध्यान रखना, डिमांड को कंट्रोल करते हैं, डिजायर नहीं। अब फैक्टर क्या होते हैं? कारक। कारक क्या होते हैं? हर एक के पीछे कुछ कारण होता है ना। आप कोचिंग में एडमिशन क्यों लेते हैं? उसके पीछे एक कारण है कि आपकी तैयारी कम समय में अधिक हो जाए, तो एक कारक है। कोचिंग उसका फैक्टर है, आईएएस बनना एक फैक्टर है। ऐसे ही हर डिमांड को कुछ न कुछ कंट्रोल करता है, हर डिमांड को कुछ न कुछ कंट्रोल करता है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारी डिमांड को कौन कंट्रोल कर रहा है? तो बहुत सारी चीजें हैं। आप सोचिए कि अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, सब कुछ है, पैसा देना भी चाह रहे हैं, पैसा भी है और इच्छा भी है, आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, रास्ते में आपके पिताजी मिल गए, उन्होंने निकाला चप्पल और 4 चप्पल दिया, बोला कि इतनी महंगी गाड़ी लेगा, तुझे तो आईएएस की तैयारी करनी, गाड़ी क्या करेगा? यानी कि आपके पिताजी आपके डिमांड को कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी इच्छा के ऊपर उनका 4 चप्पल भारी पड़ गया, आपकी इच्छा पूर्ति हुई नहीं हुई, तो डिमांड पूरी हुई नहीं हुई। इसका मतलब पिताजी एक ऐसे कारक है जो आपकी इच्छा को कंट्रोल करते हैं। पिताजी नहीं, बड़ा भाई भी हो सकता है, माता जी भी हो सकती है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फैमिली एक कारक होगा? बिल्कुल होगा। दूसरा, आपका कल्चर, आप जिस कल्चर में पले बड़े हैं वो कल्चर भी आपका जो है एक कारक है। मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिख देता हूँ, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है प्राइस, इनकम, टेस्ट, कल्चर, फैमिली, सीजन, एटसेट्रा। जो भी आपके दिल में आएगा सब बिल्कुल सही होगा, हर चीज आपकी डिमांड को कंट्रोल करती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, वो सिर्फ 3 है। हम डिस्कस सब करेंगे, तो हम उल्टा डिस्कस करते हैं कि सीजन कैसे डिमांड को कंट्रोल करता है। मौसम, अब अंदाजा लगाइए कि यदि बरसात गिर रही है तो किस चीज की डिमांड ज्यादा होगी? लोगों की इच्छा क्या खरीदने की ज्यादा होगी? कंबल खरीदने की ज्यादा होगी या छाता खरीदने की ज्यादा होगी? तो सब लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए छाते की दुकान पे जाएंगे, तो छाते की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि मौसम के हिसाब से डिमांड कंट्रोल होता है। अचानक ठंडी का मौसम है तो क्या कोई छाता खरीदेगा या कंबल खरीदेगा? लोग कंबल खरीदेंगे, कोई छाता नहीं खरीदेगा। इसका मतलब है कि आज आपको इतना तो पता चल गया कि मौसम के हिसाब से डिमांड होता है। आप ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं उस हिसाब से आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग, वो भी डिमांड के अकॉर्डिंग ही स्टैब्लिश की गई हैं कि किस रीजन की क्या डिमांड है, किस क्षेत्र की, किस देश की क्या डिमांड है। जिस देश में जिस चीज की ज्यादा डिमांड होगी उसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। भारत विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। क्यों है? क्योंकि हमें हर चीज की डिमांड होती है। अभी हम लोग पैदा हुए हैं 1947 में, आजादी से खेलना शुरू किए, घूमना शुरू किए, एक नया फोन आया, आईफोन आया, तो सभी लोगों के दिल में इच्छा हुई चलो यार खरीद लेते हैं। तो उसका कंजम्पशन आप कर रहे हैं, आप उसका उपभोग कर रहे हैं, तो आपकी डिमांड पूरी कर रहा है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि आईफोन चाहिए, आप पैसा देने को रेडी है, पे करने को रेडी है। अमेरिका आपको दे दिया, आपकी डिमांड पूरी होगी, पैसा अमेरिका के पास चला गया। तो हर चीज, टेक्नोलॉजी भी डिमांड को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल अभी का ले लीजिए, हमारी सरकार भी डिमांड कंट्रोल करती है। अगर सरकार ने किसी चीज पर डिस्काउंट दे दिया तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि वो सस्ता हो जाता है। अगर सरकार चाहती है कि किसी चीज का उपभोग ज्यादा ना हो, जैसे वो चाहती है कि आप लोग आईफोन ज्यादा ना खरीदें, तो सरकार आपको खरीदने से मना नहीं कर सकती।
क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है कि आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके, प्रोवाइडेड दैट कि वो गैर कानूनी इच्छा ना हो। तो मोबाइल खरीदना कोई गैर कानूनी इच्छा नहीं है, इसलिए सरकार आपको रोक नहीं सकती। तो सरकार इनडायरेक्टली रोकती है आपकी इच्छा पूर्ति होने से। वो क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है। तो मोबाइल अपने आप महंगा हो जाता है, और जब कोई चीज़ महंगा होता है तो हम लोग कैसा भी करके उसको इस्तेमाल करने के लिए रुक जाते हैं कि यार छोड़ो, इतना महंगा मोबाइल लेकर क्या करें। तो सरकार भी एक फैक्टर है। दूसरा हम डिस्कस करते हैं फैमिली। अभी हमने फैमिली का डिस्कशन किया था कि परिवार बहुत सारी इच्छाओं की आपूर्ति को लेकर परेशान रहता है। अगर हमारी फैमिली ट्रेडिशनल है, बहुत ही पुराने सोच विचार की है, और हमारी सिस्टर है, मान लीजिए मेरी सिस्टर है, वो जीन्स पहनना चाहती है, उसकी इच्छा है, हम पैसे भी दे सकते हैं उसे, वो उसे खरीद भी सकती है, लेकिन परिवार की जो परंपरा है वो कहती है कि हमारे घर की लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी। तो परंपरा यानी कि कल्चर, परिवार और कल्चर ये भी डिमांड को कंट्रोल करता है। आप ये सोचिए कि क्या जो गल्फ कंट्रीज हैं, क्या वहां पर जीन्स या शॉर्ट्स जो होते हैं, क्या उनकी बिक्री होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनका कल्चर जीन्स पहनने, लड़कियों को जीन्स पहनने, या किसी भी लड़की हो या लड़का स्कर्ट या स्मॉल या शॉर्ट्स पहनने की इजाजत नहीं देता। यही कारण है कि उन देशों में, गल्फ कंट्रीज में, आप जब भी जाएंगे तो आप देखना कि वहां पर मिनी स्कर्ट वगैरह नहीं बिकते, शॉर्ट्स नहीं बिकते। क्यों? क्योंकि वहां का कल्चर ही वैसा नहीं है, वो लोग नहीं खरीदते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे। याद रखिए, मैंने आपको बताया आपके दिमाग में जो आएगा वो एक फैक्टर है। आपका दोस्त भी एक फैक्टर है। दोस्त भी कभी कभी मना कर देता है, यार मत खरीद यार, वो बहुत महंगा है। हर चीज फैक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, प्राइस। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि प्राइस का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कीमत क्या है, तो आप कहते हैं कि कीमत वह दर है जिस पर हम कोई चीज खरीदते हैं। इट इज इन वैल्यू विच वी पे टू परचेज सर्टेन कमोडिटी। कुछ भी हो सकता है, वो मोबाइल है, खाना है, समोसा है, चॉकलेट है, लिपस्टिक है। चलो देखते हैं रियलिटी में प्राइस क्या होती है। आराम से समझना बच्चों। ये एक 10 रुपए का नोट है और एक पेन है। आप इसे खरीदना चाहते हैं। इस पेन की कीमत है 10 रुपया। देखिए प्राइस क्या है, कीमत, प्राइस क्या है, और आप 10 रुपया देते हैं। तो प्राइस हम किसे कहते हैं? जब हम किसी को बताएंगे कि प्राइस का मीनिंग क्या है, आप मुझे बताइए, प्राइस समझा के दिखाइए, तो आप क्या कहेंगे? किसी भी वस्तु खरीदने की कीमत? नहीं। जब आप ये पैसा दुकान वाले को देंगे तो दुकान वाला आपको पेन देगा। तो आपने पैसा यहां किया और पेन यहां हुआ, तो हमने क्या किया? एक्सचेंज किया। पैसे को पेन से एक्सचेंज किया। किसी भी वस्तु के एक्सचेंज करने के लिए जो अमाउंट हम पे करते हैं उसको हम प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइस। तो आज के बाद आपको आसानी होगी समझने में, और आपको आज के बाद दिक्कत नहीं होगी कि प्राइस किसे कहते हैं। 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। आपने 10 रुपया दिया, समोसा ले लिया, तो इस समोसे की कीमत कितनी है? 10। कैसे पता चला? एक्सचेंज। तो एक्सचेंज वैल्यू जो होती है किसी वस्तु की, उसको हम प्राइस कहते हैं। मोबाइल लिया, मोबाइल आपने दुकान वाले से खरीदा तो पैसा भी तो गया, तो एक्सचेंज किया एक के बदले दूसरा। तो प्राइस का जो डेफिनेशन है या मीनिंग है, हम उसको कहते हैं अमाउंट वी पे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी वस्तु या सेवा के विनिमय में किया गया भुगतान। अब हम विनिमय क्यों करते हैं? टू कंज्यूम, बिकॉज विदाउट कंज्यूम वी कैन नॉट एवर ट्राई टू एक्सचेंज एनी गुड्स। आप जहर को तो खरीदते नहीं है क्योंकि उसका कंजम्पशन नहीं हो सकता। हाँ, खरीदते हैं जब या तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाए, कोई भाग गया हो आपके हाथ छोड़कर, या आप किसी और को मारना चाहते हैं।
तब आप एक्सचेंज करते, तब आप जहर खरीदते हैं, तो वहां पर भी आप क्या करते हैं, पैसा देते हैं और जहर लेते हैं, एक्सचेंज। तो ध्यान रखिए कीमत का जो डेफिनेशन है वो क्या है, अमाउंट वी पे इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी वस्तु या सेवा के विनिमय में किया गया भुगतान। अब आते हैं कि ये जो कीमत है ये आपकी डिमांड कैसे कंट्रोल करता है। चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं।